राजीव सिन्हा ने सुहास के साथ आए लड़के को खोजना बंद कर देते हैं और अपने आदमियों को कह देता है कि कोई भी सुहास के साथ नहीं उलझेगा। और वही दूसरी तरफ नैनीताल में एक पहाड़ी इलाके के एक मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यह वही मोहल्ला है जहां दक्ष का परिवार रहता है। कुछ पुरुष और औरतें रोड पर चलते हुए काम करने वाले सभी लोगों को देख रहे हैं जो पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। उसी मोहल्ले के एक दुकान पर कुछ औरतें घर के रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हैं। तभी औरत जिसका नाम सरला है वह दूसरी औरत से कहती है, कमला तुझे पता है क्या यह सब सजावट कौन करवा रहा है? सरला को जवाब देते हुए कमला कहती है, यह सब सक्सेना परिवार की बहुओं का मारनामा वही यह सब करवा रही है। उन दोनों अपने घर में काम करने वाले सभी लोगों को पूरे मोहल्ले को सजाने को कहा है और साथ ही और भी लोगों को यह काम दिया है। तभी वहां पर दो चोटी वाली एक 16 साल की लड़की एक छोटा सा कपड़े का बैग लिए आ जाती है और दुकानदार को देखते हुए कहती है, किशोर अंकल मुझे 1 किलो कपास दे दीजिए, माँ ने मंगाया है। उन औरतों ने देखा कि उस दुकान में एक लड़की आई हुई है और उस लड़की को पहचानकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और फिर उनमें से एक औरत जिसका नाम विमला है वह उस दो चोटी वाली लड़की से कहती है, शिवानी बेटी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? यह लड़की शिवानी है, शिखर और देवकी की बेटी शिवानी विमला को देखते हुए कहती है, हाँ आंटी पूछिए क्या पूछना है आपको। इसके बाद विमला मुस्कुराते हुए शिवानी को देखती है और कहती है, बेटी तुम्हारे परिवार वाले पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह क्यों सजवा रहे हैं? मानती हूँ आज दीपावली है, लेकिन हम सब ने तो अपने अपने घरों को सजा लिए, लेकिन तुम्हारी दोनों माँओं ने और भी हमारी तैयारी में 4 चांद क्यों लगवा रही है? इसके बाद शिवानी हंसते हुए कहती है, अरे आंटी आज मेरे बड़े भैया और बड़े दादाजी आ रहे हैं, इसलिए मेरे परिवार वाले पूरे मोहल्ले को सजवा रही है। क्योंकि मेरे बड़े भैया और दादाजी बहुत सालों बाद आ रहे हैं, इसलिए मेरी बड़ी माँ और माँ चाहती है कि पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। इसके बाद शिवानी आगे कहती है, आंटी अब मैं चलती हूँ, माँ ने जल्दी आने को कहा है। इसके बाद शिवानी कपास लेकर वहां से चली जाती है। शिवानी के वहां से जाने के बाद विमला कुछ सोचकर सभी औरतों से कहती है, बहनों आखिरकार यशोदा का बेटा वर्षों बाद अपने घर अपने परिवार के पास आ रहा है और इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकता है? एक बेटा अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन और परिवार से मिलने वाला है। विमला की बात सुनकर दुकान के अंदर से एक औरत आती है और कहती है, क्या कहा तुमने? विमला यशोदा और युग का बेटा वापस आ रहा है। जिसके जवाब में विमला कहती है, हाँ कविता उनका बेटा दक्ष आ रहा है, लेकिन तुम क्यों इतना उत्सुक दिखाई दे रही हो? यह औरत किशोर दुकानदार की पत्नी कविता है। इसके बाद कविता विमला को जवाब देते हुए कहती है, अरे विमला मैंने यशोदा को देखा है, वह अपने बेटे के आने की राह देखते रहती है और अपने बेटे दक्ष के बारे बातें करती रहती है। इसके बाद सरला कहती है, बात तो सही है, वह बेचारी कितने सालों से अपने बेटे से दूर रही है, लेकिन उसने देवकी के बच्चों को अपने बच्चे के जैसा पाला है जैसे वह उसी के बच्चे हो। सच कहूँ तो देवकी बहुत खुश नसीब है कि उसे यशोदा जैसी जेठानी मिली है जो उसे अपनी छोटी बहन के जैसे मानती है, मानो दोनों सगी बहनें हो। तभी कमला उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, अब बस भी करो, सब एक एक काम करते हैं। हम सब कल दोपहर हम सब उनके घर चलेंगे दीपावली की बधाई देने और तब हम उनके बेटे से भी मिल लेंगे, लेकिन अभी हमें हम जो काम के लिए आए है वह काम तो कर ले, नहीं तो किशोर भाई साहब कहने लगेंगे कि हम सब यहाँ पहाँ सामान खरीदने नहीं बल्कि बातें करने आए हैं ना किशोर भाई साहब। इसके बाद दुकान का मालिक किशोर कहता है, अब मैं क्या कहूँ, वैसे मैंने आप सभी के सामान निकाल दिए हैं, आप ले जा लीजिए। इसके बाद सभी किशोर को सामान के पैसे देकर और सामान लेकर वहां से चले जाते हैं।
वही यशोदा और देवकी अपने घर में काम कर रहे सभी लोगों को उनके काम में मदद कर रहे हैं और रामू सोफे पर बैठे बैठे उन सभी को देखते हुए कहता है, इस साल की दीपावली सबसे अच्छी होने वाली है क्योंकि इस बार बहुत सारी खुशियां घर आ रही है। तभी रामू के पास युग और शिखर आकर बैठ जाते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, और साथ में बहुत मेहनत का काम भी। रामू उन दोनों को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम दोनों ने अपना यह कैसा हाल बना के रखा हुआ है, तुम्हारे शरीर से मसालों की महक कैसे आ रही है। जिसके जवाब में शिखर कहता है, मत पूछिए पिताजी, आपकी दोनों बहुओं को काम करता देखकर हमने दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए खाना बना दे, क्योंकि वह दोनों सुबह से ही काम में लगी हुई है। लेकिन सभी लिए खाना बनाते बनाते तो हमारी हालत ही खराब हो गई। तभी वहां पर शिवानी पाने साथ कपास लेकर आ गई और रामू के बगल में आकर बैठ गई और रामू से कहती है, दादू मैंने कपास ले आया, अब चलो हम दोनों मिलकर दीप के लिए बातियां बनाते हैं। इसके बाद वह दोनों बातियां बनाने लगते हैं। वही दक्ष और सुहास बस में है और नैनीताल जा रहे हैं और वह दोनों बस से जाते हुए आसपास के नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। शाम के वक्त दक्ष और सुहास नैनीताल पहुंच जाते हैं और दोनों चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। दक्ष ने पीठ में एक लंबा सा बैग टांग के रखा हुआ है और सुहास ने साइड से एक पतला काले रंग का बैग रखा हुआ है और दोनों रोड पर चलते हुए वहां की चहल पहल देख रहे हैं। तभी दक्ष किशोर की दुकान के सामने आकर रुकता है और सुहास को देखते हुए कहता है, दादाजी मुझे प्यास लगी है, मैं एक पानी की बोतल लेकर आता हूँ। सुहास हमें अपना सर हिला देता है। अभी शाम का वक्त है और सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। कुछ लोग शाम की पूजा के लिए जरूरत का सामान खरीदने के लिए किशोर की दुकान पर आए हुए थे और किशोर की दुकान से सामान खरीद रहे थे। तभी दक्ष उन सभी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और किशोर देखते हुए कहता है, किशोर काका मुझे एक पानी बोतल मिलेगी क्या, मुझे जोर से प्यास लगी है। दक्ष की बात सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तब सभी ग्राहकों उनके पीछे एक 6 फुट लंबा लड़का अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग टांगे तनकर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वह सब सोचते हैं कि यह लड़का कौन है जिसे आज पहले उन लोगों कभी भी नहीं देखा है। तभी एक खूबसूरत लड़की दक्ष को देखती है और कहती है, आज से पहले तो मैंने तुम्हां यहाँ कभी नहीं देखा, यहाँ नए हो क्या। मैं यहाँ नया नहीं हूँ, बस सैलून बाद नैनीताल आया हूँ, बस घर की तरफ जा रहूँ हूँ, मैं तो बस यहाँ पानी की बोतल लेने के लिए आया हूँ। दक्ष उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहता है। तभी किशोर भी दक्ष को देखते हुए कहता है, हाँ भाई कौन हो तुम, 1 मिनट क्या कहा था तुमने मुझे। किशोर काका सैलून बाद किसी के मुंह यह नाम दोबारा सुनकर अच्छा लगा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं काका, दक्ष कहता है। दक्ष आगे और भी कुछ कहने वाला था कि तभी सुहास दूर से दक्ष को आवाज देते हुए कहता है, दक्ष जल्दी करो। जिसके जवाब में दक्ष वही से जवाब देता है, आया दादाजी। तभी किशोर के कानों में दक्ष नाम सुनाई दिया और उसे कुछ याद आ जाता है और वह खुश होते हुए कहता है, अरे दक्ष बेटा यह तुम हो, जब तुम छोटे थे तब देखा था तुमको, अब तो कितने बड़े हो गए हो, बहुत सालों बाद याद आई नैनीताल की, चलो बढ़िया है, आखिरकार तुम आ गए, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ और ये पानी बोतल ले लो। दक्ष पानी की बोतल लेता है और अपने पास से पैसे निकालकर किशोर को दे देता है और वहां से चला जाता है। दक्ष के जाने के बाद वही खूबसूरत लड़की किशोर से कहती है, अंकल आप इस लकड़े को जानते हैं क्या, क्या तुम इसे नहीं जानती। संध्या यह दक्ष है, युग युग सक्सेना का बेटा और तुम्हारा पड़ोसी दक्ष है। किशोर उस लड़की जिसका नाम संध्या है उससे कहता है। तब जाकर संध्या को कुछ याद आता है और फिर संध्या कहती है, अच्छा तो यह दक्ष है। वही यशोदा और देवकी सोफे पर बैठे बैठे घर के मैन दरवाजे की तरफ देखे जा रहे हैं
और उनके साथ शिवा, शिवानी, युग शिखर और रामू भी बैठे हुए हैं, जो आपस में ही बातें कर रहे हैं। लेकिन देवकी और यशोदा तो चुपचाप दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। तभी शिवानी अपनी जगह से उठती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है और जाते जाते कहती है, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, अगर भैया और दादू आते हैं तो मैं आकर बताती हूँ, ठीक है। अब तक सूरज ढल चुका था और पूरा मोहल्ला रंग बिरंगे लाइट की रोशनी में जगमगाने लगा था। दक्ष और सुहास चलते चलते अपने घर में गेट के सामने आकर रुक जाते हैं और घर को देखने लगते हैं जो इस वक्त जगमगा रहा है। और तभी वह दोनों गेट से अंदर जाते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से एक लड़की बाहर आती दिखाई देती है और वह लड़की भी उन दोनों को देख लेती है और दौड़कर उनके तरफ जाने लगती है और उनके सामने आकर उन्हें देखने लगती है और कुछ याद करने लगती है। और फिर जैसे उसे कुछ याद आता है तो सुहास को देखते हुए कहती है, दादू भैया, यह आप दोनों हो? अरे तुम तो वही हो ना जिससे मैंने फोन पे बात की थी, यानी मेरी पोती। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, शिवानी। दक्ष शिवानी को देखते हुए कहता है। इसके बाद शिवानी सुहास के पास जाती है, सुहास के पैर छूने लगती है। यह देखकर सुहास उसे ऊपर उठाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, खुश रहो। और इसके बाद सुहास दक्ष को देखते हुए कहता है, इससे मिलो, यह तुम्हारा बड़ा भाई दक्ष है। इसके बाद शिवानी दक्ष के सामने आ जाती है और जिसके बाद दक्ष और शिवानी एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर दक्ष शिवानी गाल धीरे से खींचता है और कहता है, मेरी बहना तो बड़ी हो चुकी है और सुंदर भी। इसके बाद शिवानी उन दोनों घर के अंदर लेकर जाने लगती है। तभी तीनों घर के अंदर एक साथ घुसते हैं और शिवानी चिल्ला के कहती है, दादू और भैया आ गए। शिवानी की बात सबके कानों में पड़ती है और सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्हें शिवानी के साथ दो इंसान आते हुए दिखाई देते हैं। सुहास को तो सभी पहचान जाते हैं लेकिन दक्ष को कोई पहचान नहीं पाया। तभी सब दक्ष अपना नीचे रखता है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और उसके गले से लग जाता है, जिसके बाद उसके आंखों से कुछ आंसू आ जाते हैं। दक्ष के गले लगते ही यशोदा जान जाती है कि यह लड़का कौन है, जिस वजह से यशोदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यशोदा दक्ष के चेहरे को देखते हुए कहती है, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। इसके बाद दक्ष अपने सर को नीचे यशोदा के चेहरे तक झुका लेता है, जिसके बाद यशोदा दक्ष के माथे को चूमते हुए कहती है, अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। इसके बाद दक्ष यशोदा के बगल में खड़ी देवकी को देखता है और फिर उसके पैर छूता है। उसके बाद देवकी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दक्ष सभी से एक एक करके मिलता है। उसके बाद सभी सुहास से भी मिलते, फिर सभी मिलकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। आज पूरा मोहल्ला पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा जगमगा रहा था। और फिर अगली सुबह दक्ष सबसे के उठने से पहले ही उठ गया और घर के छोटे से गार्डन में जाकर पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया, जिसके कुछ देर बाद सभी उठ जाते हैं लेकिन शिव और शिवानी नहीं उठते हैं। जिसके बाद यशोदा शिवानी के कमरे में जाकर उसे उठाती है, शिवानी बेटा उठो, सुबह हो चुकी है, थोड़ा और सोने दो ना। माँ शिवानी अंगड़ाई लेते हुए कहती है। फिर कुछ देर के बाद यशोदा उसे उठाकर नाश्ते के लिए ले आती है और शिवा भी और सभी लोग सुबह नहा धोकर नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन उनके साथ दक्ष नहीं था। दक्ष को वहां न देखकर देवकी यशोदा से कहती है, दीदी दक्ष अभी तक सो ही रहा है, क्या आपने उसे उठाया नहीं? नहीं, थक गया होगा, बहुत दूर से आया है ना, इसलिए मैं उसे उठाने नहीं गई, सोने दो उसे कुछ देर। यशोदा की बात पूरी होने के बाद सुहास शिवानी को देखते हुए कहता है, शिवानी हमारे घर के गार्डन में जाओ, वहां पर दक्ष बैठा हुआ होगा, उसे बुलाकर ले आओ। सुहास की बात सुनकर सभी सुहास को देखने लगते हैं। जिसके बाद सुहास दोबारा कहता है, दक्ष सुबह सुबह उठकर गार्डन में चला गया था, वह अभी वही ही होगा। इसके बाद शिवानी अपनी जगह से
उठती है और दक्ष को बुलाने के लिए चली गई शिवानी गार्डन में जाकर देखती है कि दक्ष लोअर बनियान पहने हुए गार्डन के बीचों बीच आंखें बंद करके बैठा हुआ है और उसके शरीर के ऊपर कुछ ओस की बूंदें भी है। इसके बाद शिवानी दक्ष के पास चली जाती है और दक्ष को देखते हुए कहती है, भैया इतनी ठंड में आप सुबह सुबह साधुओं की तरह क्या तपस्या कर रहे हो, कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो। शिवानी की आवाज जैसे ही दक्ष के कानों में पड़ती है वैसे ही वह अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, जब तक मेरे पास तुम्हारी जैसे बहन है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद शिवानी आस के घरों के छतों को देखने लगती है तो पाती है कि कुछ घरों के छत पर कुछ लड़कियां उसके भाई दक्ष को ही देखे जा रहे। यह देखकर शिवानी कहती है, अब आप अंदर चलो वरना ठंड का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों की नजर आपको जरूर लग सकती है। शिवानी की बात सुनकर फिर दक्ष आस पास के घरों के छतों को देखने लगता है। तब उसे दिखाई देता है कि कुछ लड़कियां और औरतें उसे देख रही है। इसके बाद दक्ष वहां से शिवानी के साथ घर के अंदर चला जाता है। दक्ष और शिवानी के अंदर जाने के बाद उनके साइड वाले घर छत में एक लड़की खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखते रहती है। तभी उसे पीछे से एक औरत आवाज देते हुए उसके पास आती है, संध्या किसे देख रही हो, इतने गौर से नीचे चलो, तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुम्हें कुछ काम था उनसे तो बता दो वरना वो चले जाएंगे। इसके बाद संध्या उस औरत के साथ सीढ़ियों से नीचे जाने और कहती है, माँ तुमने युग अंकल के बेटे को देखा क्या जो कल आया है। यह औरत संध्या की माँ और सुधीर पत्नी ध्वनि है। जिसके बाद ध्वनि कहती है, नहीं तो तुमने देखा क्या, कैसा दिखता है वो। हम देखा तो था मगर मुझे उस समय पता नहीं था कि वह लड़का उनका बेटा दक्ष है। मुझे लगा कि वो कोई टूरिस्ट है जो नैनीताल घूमने के लिए आया है। उसके साथ सुहास दादू भी थे, संध्या अपनी माँ ध्वनि से कहती है। इसके बाद दोनों सुधीर के पास जाते हैं और तभी सुधीर कहता है, संध्या तुम्हें कुछ काम था क्या? मुझसे तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तभी संध्या अपना सर नीचे कर लेती ही और कहती है, पापा मुझे लगता है कि अभी मेरे लिए ठीक नहीं है। संध्या की बात सुनकर सुधीर कहता है, लेकिन तुम तो उसे पसंद करती हो ना, और तुम दोनों के बोलने पर ही तो हमने तुम्हारी एंगेजमेंट कराई थी, और अब तुम कह रही हो कि वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कोई जरूरी बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं पापा, मेरा बस ऐसा मानना, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर नजर बनाए रखो क्योंकि वह कुछ गलत करने जा रहा। आज से 5 दिन पहले वह नैनीताल आया था ना हमसे मिलने के लिए, तब गलती से उसका और मेरा मोबाइल चेंज हो गया था। तब मैंने उसके मोबाइल में बहुत से लड़कियों के मैसेज देखे। जब मैंने अभी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह मोबाइल उसके दोस्त का है, उसका मोबाइल डैमेज हो गया था जिस वजह से उसने उसका मोबाइल ले आया, और वह सच भी मैसेज उसके है, लेकिन उसमें एक अननोन नंबर भी था जिसमें अभी ने किसी से ड्रग्स लेने देने की बात की थी। संध्या अपने पापा को बता देती है कि उसे अभी क्यों ठीक नहीं लग रहा है। संध्या की बात सुनने के बाद सुधीर कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अगर जैसा तुम बोल रही हो वह वैसा ना निकला तो, और उसे पता चला कि तुमने मुझे उस पर नजर रखने को बोला है, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संध्या हंसते हुए कहती है। इसके बाद सुधीर घर से जाने लगता है, लेकिन वह कुछ सोच कर रुक जाता है और ध्वनि को देखते हुए कहता है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ मिठाइयाँ लेकर युग के घर चले जाना और उन्हें हमारी तरफ दीपावली की बधाइयाँ दे आना। ठीक है, आप जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए और रात में जल्दी आ जाना, संध्या अपने पिता से कहती है। जिसके बाद सुधीर अपने घर से चला जाता है। सुधीर के जाने के बाद संध्या और ध्वनि कुछ मिठाइयाँ पैक करने लगती है। कुछ देर के बाद संध्या और ध्वनि मिठाइयाँ लेकर सुहास के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खुला देख सीधे अंदर चले जाते हैं।
तब वह दोनों देखते हैं कि सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी वह दोनों उनकी तरफ चलकर जाने लगते हैं। तभी ध्वनि उनकी तरफ अपनी बेटी के साथ जाते हुए कहती है, लगता है हम अच्छे वक्त पर पहुंचे हैं। इसके बाद फिर यशोदा अपनी जगह से उठती है और उन्हें अपने साथ बैठने को कहती है और नाश्ता करने के लिए कहती है। जिसके बाद ध्वनि अपनी बेटी को आंखों के इशारे कुछ कहती है। इसके बाद संध्या अपने हाथ में एक मिठाइयों की थाली रखी हुई है, उसे यशोदा को देते हुए कहती है, यशोदा आंटी, आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद संध्या की नजरें दक्ष पर चली जाती है और उसे ही देखने लगती है, जिसे देखकर यशोदा उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, तुम इसे इस क्यों देख रही हो? यह दक्ष है जो कल ही आया है, जिसके बारे में तुमने अपने पापा से सुना ही होगा, जो तुम्हारे घर आम खाने के लिए जाया करता था। इसके बाद संध्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते करते सुहास रामू से कहता है, रामू, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वह काम पूरा हो चुका है? बहुत साल गुजर गए हैं, लगता है अब तक तो वह काम पूरा हो ही चुका होगा। हाँ, काम 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। मैं वहाँ आपकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही मुहैया करा दिया है और मैंने सभी दस्तावेज भी तैयार करा दिए हैं। रामू सुहास को जवाब को देता है। सुहास और रामू की बात सुनकर दक्ष उन दोनों से कहता है, तो कब जाना होगा हमारा? जिसके जवाब में सुहास कहता है कि कुछ समय तक हम यहाँ रुकेंगे, इसके बाद जाएंगे। दक्ष सुहास और रामू की बात सुनकर शिखर सुहास को देखते हुए कहता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तब सुहास कहता है, मैंने रामू को एक जगह पर एक घर बनवाने को कहा था, बस उसी काम के बारे में हम बात कर रहे थे। तब जाकर सबको समझ आ जाता है कि उन सभी को कुछ समय के बाद उन्हें यह जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना होगा। इसके बाद सुहास युग और शिखर को देखता है और दोनों से कहता है, युग, तुम्हारी अनाज की फैक्ट्री कालाढूंगी में है, जो बहुत दूर है, लेकिन तुम्हारा ऑफिस नैनीताल में है, जहां से तुम अपनी फैक्ट्री की देखरेख करते हो ताकि तुम परिवार से दूर ना जा सको। और शिखर, तुम्हारी भी कपड़ों की फैक्ट्री हल्द्वानी में है, लेकिन तुम रोज आना जाना करते हो, इसलिए मैं दक्ष के साथ यहाँ से जाने से पहले रामू को कालाढूंगी में एक बड़ी सी जमीन खरीद कर दे दी थी और उसमें एक अच्छा सा घर बनाने को कह दिया था। लेकिन यह बात मैंने तुम सबसे छुपाए रखने को कहा था, जो अब बन चुका है। लेकिन हम अभी यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आराम करूँगा और अभी तो मुझे अपने 2 पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना है। उसके बाद सभी कुछ देर में अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं। इसके बाद सभी आपस में बात करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद संध्या और ध्वनि उनके घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शिवा मुंबई चला जाता है अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए और शिवानी भी देहरादून चली जाती है अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, जिसे देहरादून छोड़ने के लिए शिखर गया था, क्योंकि देवकी और यशोदा दक्ष के साथ अपना वक्त बिता रहे थे। क्योंकि दक्ष सैलून बाद घर आया था, इसलिए वह दोनों दक्ष को घर से जाने ही नहीं देते। वह दोनों तो दक्ष को तरह तरह का खाना बनाकर खिलाते और बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखा के दक्ष से पूछते कि उसे कौन सी लड़की पसंद है शादी के लिए। लेकिन दक्ष को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से देवकी और यशोदा को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके बेटे को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद देवकी दक्ष को देखते हुए कहती है, तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है क्या? तुम्हें कोई और पसंद है? जिसके बाद यशोदा भी दक्ष से यही बात कहती है, नहीं माँ चाची, मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं सोच रहा था कि पहले मैं कोई जॉब खोज लूँ और अभी तो हमें घर भी शिफ्ट करना है ना। इसी तरह बहुत सारी दक्ष उन दोनों से कहता है। जिसके बाद देवकी और यशोदा उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाना बंद कर देते हैं।
इन दिनों दक्ष हर रोज घर के छोटे से बगीचे में जाकर ध्यान में बैठ जाया करता। कभी तो वह सुबह से शाम तक ध्यान में ही लगा रहता। एक दिन सुधीर के घर में उसकी बेटी संध्या अपने पिता सुधीर से पूछती है कि उसने अभी के बार पता लगाया कि नहीं, जिसके जवाब में सुधीर कहता ही, बेटी तुमने जो कुछ भी मुझे बताया था मैंने उसके बारे में पता लगाया, लेकिन उसके बारे में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो तुमने मुझे बताया। लेकिन मैंने उसका नाम बहुत से मामलों में सुना है, जिस वजह से मुझे भी वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम कहो तो मैं आज ही उनके घर जाकर यह रिश्ता तोड़कर आ जाता हूँ, जिसके के लिए संध्या और ध्वनि दोनों ही मान जाते हैं। जिसके बाद सुधीर वहां से अभी के घर वालों से मिलने के लिए चला जाता है। सुधीर रात में जब घर आता है तब वह परेशान दिखता है, जिसे देखकर ध्वनि उससे पूछती है कि इसकी क्या वजह है। जिसके बाद सुधीर गुस्से से कहता है, वह अभी और उसका परिवार सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी अभी का पिता और अभी का चाचा, यह तीनों ही सभी तरह के बुरे काम करते हैं। जब मैंने उनसे यह रिश्ता तोड़ने की बात की तो उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि किसी भी हालत में अभी और संध्या की शादी कराएंगे, क्योंकि वह लोग संध्या की मदद से मुझे अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी पुलिस पोजीशन की मदद से उनके सभी बुरे कामों को कानून की नजरों से बचा सकूं। सुधीर और ध्वनि अभी तक जो कुछ भी की थी उन बातों को संध्या चुपके सुन लेती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है और उनकी आगे की बातें नहीं सुनती है। फिर सुधीर आगे कहता है, लेकिन अभी ने मुझे कहा है कि वह मेरी बेटी को खुश रखेगा। अगर मैं उसकी शादी संध्या से नहीं कराता तो वह उसे जान से मार डालेंगे। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं संध्या की शादी अभी से कराऊंगा, क्योंकि मैं संध्या को मरते हुए नहीं देख सकता। वही दूसरी तरफ संध्या अपने कमरे में जाने के बाद खुद से ही कहती है कि वह अब कभी भी अभी से शादी नहीं करेगी और वह कल खुद अभी के घर जाएगी और उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगी और उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। जिसके बाद वह सो जाती है। फिर अगली सुबह सुधीर जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है, वैसे ही संध्या अपनी के पास जाती है और कहती है, माँ मैं दक्ष से मिलने जा रही हूँ, वह अभी अभी आया है, तो मैं सोच रही थी उसके साथ हल्द्वानी जाके आती हूँ। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उन सभी ने मुझे हल्द्वानी आने को कहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ दक्ष को भी ले जा लूँ। ठीक है तुम जाओ, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाना, ठीक है? ध्वनि मुस्कुराते हुए अपनी बेटी संध्या से कहती है। इसके बाद संध्या तैयार होकर सीधी सुहास के घर चला जाता है। तभी उसे दक्ष बगीचे में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी आंखें बंद होती है और वह समझ जाती है कि दक्ष मेडिटेशन कर रहा है, जिस वह वजह से वह उसके साइड में बैठकर उसके आंखें खोलने का इंतजार करने लगती है। तभी देवकी संध्या के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और संध्या को देखने लगती है, जो अभी भी दक्ष को गौर से देखे जा रही है, जिसका संध्या को कोई भी खबर नहीं थी कि कोई उसके पीछे भी खड़ा हुआ है। लेकिन तभी संध्या को भी एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसके बाद वह अपनी जगह से उठती है और पीछे देखती है। तब वह देखती है कि देवकी उसे ही देखे जा रही है। जिसके बाद संध्या जल्दी जल्दी कहती है, मैं यहाँ दक्ष से पूछने आई थी कि क्या वह मेरे साथ घूमने के लिए चलेगा या नहीं। दरअसल मेरे कुछ दोस्त वहाँ मिलने के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन मैं अकेली जा रही थी। तो संध्या अपनी बात पूरी कर पाती वैसे ही देवकी कहती है, तो तुम दक्ष को अपने साथ लेकर जाना चाहती हो, यही ना? मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे अभी कॉल किया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम दक्ष को ले जा सकती हो। इसके बाद देवकी आगे कुछ और कहती, लेकिन तभी दक्ष अपनी आंखें खोलता है और फिर उन दोनों से कहता है,
आप दोनों घर के अंदर जाकर भी बात कर सकते हैं। मुझे नहाकर तैयार भी होना, मैं पसीने से भी भीग गया हूँ। इतना कहकर दक्ष सीधे घर के अंदर चला जाता है। जिसे जाते हैं संध्या और देवकी देखते हैं और फिर वह दोनों भी घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी संध्या आसपास के छतों को देखते हुए देवकी से कहती ही यह सब रोज दक्ष को ताड़ते रहते हैं क्या? जिसके बाद देवकी भी आसपास के घरों के छत को देखती है जिनमें कुछ लड़कियां खड़ी थी, लेकिन दक्ष के जाने के बाद वह सब घर के अंदर जाने लगी है। जिन्हें देखते हुए देवकी आगे कहती है, हाँ कभी कभी तो कुछ लड़कियां दक्ष से मिलने के लिए भी आ जाती है, लेकिन दक्ष उनमें से किसी से भी नहीं मिलता है। वह तो साधु सन्यासियों की तरह ध्यान में ही बैठा रहता है। पता नहीं उसे इन सब क्या मिलता है। कभी कभी तो वह सुबह से शाम तक बस ध्यान में ही बैठा रहता है। इसी तरह दोनों बातें करते करते घर के अंदर चले जाते हैं। तभी यशोदा उन दोनों को आते हुए देखती है और उन दोनों से डिनर टेबल पर दक्ष के लिए खाना लगाते हुए कहती है, तुम दोनों आ गए, आओ साथ में बैठकर खान खाते हैं। इसके बाद वह तीनों साथ में बैठ जाते हैं। तब तक दक्ष भी तैयार होकर आ जाता है और सभी साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद दक्ष संध्या के साथ जाने लगता है। दक्ष अपने छोटे भाई शिवा की बाइक निकालता है और संध्या के साथ वहां से जाने लगता है। तभी यशोदा दक्ष से कहती है, बेटा संध्या का ध्यान रखना, कोई उसे परेशान ना करे। जिसके जवाब में दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं संध्या को जैसे लेकर जा रहा हूँ वैसे ही लाऊंगा। ठीक है, अब हम जाएं, शाम को जल्दी घर भी आना है। इसके बाद देवकी और यशोदा उन दोनों को जाने को कहते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर देवकी कहती है, अगर संध्या की एंगेजमेंट नहीं हुई होती तो इसे ही अपनी बहू बना लेते। यशोदा भी देवकी की बात में हामी करती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि संध्या की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो सकता। वही दक्ष नैनीताल से निकलकर हल्द्वानी के लिए निकल चुके थे और हल्द्वानी के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। तभी संध्या दक्ष को बाइक रोकने को कहती है, जिसके बाद दक्ष बाइक रोक देता है और दोनों बाइक से उतर जाते हैं। संध्या अपना हेलमेट उतारकर आसपास देखने लगती है। दक्ष भी वैसा ही करता है, वह भी आसपास की वादियों को देखने लगता है। वह एक पुल के ऊपर से वहां की वादियों को देख रहे थे। तभी संध्या दक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन दक्ष उससे कहता है, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद दक्ष भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद संध्या दक्ष की हथेली को दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, दक्ष सच कहूँ तो मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने मंगेतर से मिलने आई हूँ ताकि मैं अपना रिश्ता तोड़ सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब हम वापस घर जाएं तो तुम सभी से यही कहना कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गई थी। दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ उस लड़के से मिलूंगा, मैं भी देखूं आखिर यह है कौन जिसने तुम्हें ऑफेंड किया है। इसके बाद संध्या वह कुछ दक्ष को बता देती है जिस वजह से वह अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। संध्या की बात सुनने के बाद दक्ष सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद दक्ष कुछ देर तक कुछ सोच विचार करता है और अपना मोबाइल निकालकर किसी से कॉल पे बात करता है। फिर एक स्माइल के साथ संध्या से कहता है, संध्या तुम उसे कॉल करो और उसे कहो कि तुम एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आ रही हो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और उन्हें साथ में यह भी कहना कि हम दोनों 1 घंटे में उसके घर पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद संध्या वहां करती है जो दक्ष उसे करने को कहता है। इसके बाद फिर संध्या और दक्ष बाइक में बैठकर हल्द्वानी जाने लगते हैं। हल्द्वानी पहुंचने के बाद दक्ष एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने अपनी बाइक पार्क करता है और संध्या से कहता है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, इसके बाद तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए चलते हैं। इसके बाद साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं।
उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल के पर 3 लड़के भी बैठे हुए थे, जिनमें से एक लड़का कहता है, मैंने सुना है हमारे दोस्त अभी की मंगेतर एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। तभी दूसरा लड़का कहता है, लेकिन क्यों, वह तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, फिर क्यों? जिसके जवाब में तीसरा लड़का कहता है, अरे तुम दोनों को पता नहीं है, अभी ने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया है ताकि वह शादी के बाद अपने सभी बुरे कामों को अपने ससुर की मदद से छुपा सके। शायद उस लड़की के पिता को यह सब बातें पता चल चुकी होंगी, इसलिए एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं। यह तीनों लड़के आपस बातें कर ही रहे थे, तभी पहले लड़के की नजर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से दक्ष और संध्या अंदर आ रहे थे, जिन्हें वह पहला लड़का देख लेता है और अपने साथ के दोनों लड़कों से कहता है, देखो यह लड़की तो अभी की मंगेतर है ना। जिसके जवाब में दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तभी तीसरा लड़का कहता है, लेकिन इसके साथ यह लड़का कौन है? हमने तो आज से पहले इसे नहीं देखा कहीं, इसी की वजह से तो यह लड़की अभी से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही है। इसके बाद तीनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं और फिर दूसरा लड़का अपना मोबाइल निकालता है और उन दोनों की तस्वीर लेकर अभी को सेंड कर देता है, जिसके बाद उस लड़के का मोबाइल बजता है और फिर वह मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी उसे कॉल कर रहा है। फिर कॉल उठाता है और अभी की बातें सुनने लगता है और फिर उसकी बातें सुनने के बाद कॉल रख देता है और अपने दोनों साथियों से कहता है, अभी का कॉल आया था, उसने कहा है कि उसकी मंगेतर के साथ जो लड़का है उसके हाथ पैर सही सलामत नहीं रहने चाहिए। इसके बाद पहला लड़का कहता है, तो देर किस बात की, चलो फिर। इसके बाद तीनों अपनी जगह से उठ जाते हैं और फिर उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर दक्ष और संध्या बैठे हुए हैं। वह तीनों फिर दक्ष के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर पहला लड़का दक्ष के कॉलर को पकड़कर उसे उठाने लगता है और उसे उसके जगह से उठाते हुए कहता है, ए लड़के, तुमने जो हमारे पैसे चुराए हैं उसे वापस करो। इतना कहने के बाद वह लड़का दक्ष के पेट में एक मुक्का जड़ देता है, लेकिन दक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सब देखकर वहां बैठे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी संध्या अपनी जगह से उठती है और उस लड़के से कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? इसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, यह तो मेरे साथ आया है। इसके बाद तो वहां पर मैनेजर भी आ जाता है और उन 3 लड़कों को देखने लगता है और मन में कहता है, इन तीनों का फिर से शुरू हो गया, आज तो इस लड़के के हाथ पैर टूटने वाले हैं। लेकिन तब भी मैनेजर उन तीनों से कहता है, तुम लोगों का जो कुछ भी मामला है तुम इस रेस्टोरेंट के बाहर जाकर उसे हल करो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तभी वह लड़का जिसने दक्ष का कॉलर पकड़ रखा है वह उस मैनेजर से कहता है, ए मैनेजर, तू अपना काम करना जानता नहीं क्या? हम किसके लिए काम करते हैं? इस लड़के ने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए हम इसे सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम बीच में ना बोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे ना? इसके तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? जिसके बाद सभी उस तरफ देखने लग जाते हैं। तब उन्हें एक टेबल पर चंद्रिका और चंद्रेश बैठे दिखाई देते हैं और यह आवाज चंद्रेश की थी। चंद्रेश और चंद्रिका को वहां देखकर वह तीनों लड़के डर जाते हैं और फिर वह लड़का जो अभी भी दक्ष का कॉलर पकड़ रखा है वह दक्ष का कॉलर छोड़ देता है और फिर वह तीनों चंद्रेश सिन्हा और चंद्रिका के सामने चले जाते हैं और पहला लड़का दक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर, लड़के ने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। इसके आगे वह कुछ और भी कह पाता। चंद्रिका उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, इसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं या फिर तुम इसे फंसा रहे ही? मैंने तुम तीनों को बहुत पहले ही देख लिया, तुम तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन यह लड़का और लड़की रेस्टोरेंट के अंदर आए तब तुम्हारे साथ के लड़के ने इनकी फोटो ली और फोन पर कुछ बात करने लगे और फिर तुम इस लड़के के पास चले गए। यह सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
उन तीनों लड़कों ने जब चंद्रिका की बात सुनी और चंद्रिका के चेहरे पर गुस्सा देखा तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। यह सब देखकर चंद्रेश अपनी पत्नी चंद्रिका को देखता है और फिर उन तीनों लड़कों से कहता है, तुम तीनों अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। जिसके बाद वह तीनों वहां से तुरंत ही चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाने के बाद चंद्रेश फिर दक्ष और संध्या को देखता है और उन्हें अपने पास बुला लेता है और अपने साथ बैठने को कहता है और साथ में लंच करने को कहता है। लेकिन दक्ष उन्हें मना करने लगता है, लेकिन संध्या दक्ष को मना लेती है और उनके साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी चंद्रिका की नजरें दक्ष पर पड़ती है और वह उसे देखने लगती है, जिसे देखकर संध्या उससे कहती है, आप इस तरह मेरे दोस्त को क्यों देख रही हैं? जिसके जवाब में चंद्रिका कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन संध्या मना करते हुए कहती है कि दक्ष उसका दोस्त है, बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद चंद्रेश खाते हुए दक्ष से कहता है, तुम्हें इस तरह किसी से भी पिटते नहीं रहना चाहिए और लड़कियों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दक्ष कहता है, मैं बेवजह किसी भी दुश्मनी मोड़ नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हाथ पैरों का इस्तेमाल करता हूँ और मेरे दादाजी ने मुझे कहा है कि मैं किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करूँ। इसी तरह चारों बात करते करते खाना खत्म कर देते हैं। इसके बाद वेटर उनके पास बिल लेकर आ जाता है। दक्ष अपने पास से पैसे निकालकर बिल देने लगता है। यह देखकर चंद्रिका कहती है, रहने दो, बिल हम दे देंगे, तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दक्ष वेटर से बिल लेता है और बिल पे कर देता है। इसके बाद दक्ष उन दोनों से कहता है, आप दोनों ने हमारी कुछ देर पहले मदद की, उसके लिए थैंक यू। अब हम दोनों चलते हैं, हमें हल्द्वानी एक जरूरी काम से आए हैं, पहले ही 15 मिनट लेट हो चुके हैं। इसके बाद दक्ष और संध्या वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद चंद्रिका अपने पति चंद्रेश से कहती है, क्या तुम्हें यह लड़की जानी पहचानी नहीं लग रही थी? जिसके जवाब में चंद्रेश कहता है, हाँ, मैंने इसे एक फोटो में देखा था, लेकिन किस फोटो में याद नहीं आ रहा है। मगर यह सब छोड़ो, हम तो देहरादून आए थे ना अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने के लिए, लेकिन पिताजी ने मुझे माँ के मायके जाकर वहाँ के हाल चाल पूछने के लिए कहा है, इसलिए चलो वहाँ भी होकर आ जाते हैं। और तो और आनंद ने मुझे कॉल भी किया था कि हम आज उनके घर आए। आज उनके बेटे अभी से एक लड़की एंगेजमेंट तोड़ने आ रही है। चंद्रेश की बात सुनकर चंद्रिका को कुछ याद आता है और वह चंद्रेश से कहती है, अब याद आया मुझे, अभी जो लड़की हमारे साथ बैठी थी वह अभी की मंगेतर है, जो अभी से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। अब तो जाना ही होगा, मैं देखना चाहती हूँ कि यह लड़की एंगेजमेंट तोड़ सकती है या नहीं। इसके वह बाद भी वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में ही दक्ष और संध्या अभी के घर पहुंच जाते हैं। दक्ष अभी के घर पहुंचकर देखता है कि अभी का घर बहुत बड़ा है और बहुत से लोग उसके घर में पहरा दे रहे हैं, जिनके हाथों में तलवार और रोड रखे हुए हैं, तो किसी पास गन भी है। यह देखकर दक्ष संध्या से कहता है, कहीं तुमने अपना मन बदला तो नहीं ना? अगर मन बदल लिया है तो उनसे मिलकर चले जाएंगे, और मन नहीं बदला है तो यह एंगेजमेंट तोड़कर जाएंगे। दक्ष की बात सुनकर संध्या कहती है, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर चलो घर के अंदर, दक्ष कहता है और घर की अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर कुछ लोग सोफों पर बैठे हुए हैं। एक सोफे पर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है जिसका नाम धनंजय शर्मा है, और उसके अगल बगल के सोफे पर उसके दोनों बेटे आनंद शर्मा और आकाश शर्मा बैठे हुए हैं, और एक एक सोफे पर अभिराज यानी अभी आनंद का बेटा और अनंत बैठा है, जो आनंद के छोटे भाई आकाश का बेटा है। और एक सोफे पर दो औरतें बैठी हैं, अभिलाषा जो आनंद की पत्नी है और दूसरी अनीता जो आकाश की पत्नी है। तभी वह बूढ़ा इंसान धनंजय कहता है, आज हमारे शर्मा परिवार से मिलने के लिए मेरी बहन साक्षी का बेटा और बहू आ रहे हैं। तभी इसी
बीच अनंत कहता है, और साथ ही इस घर की होने वाली बहू भी आ रही है हमसे मिलने के लिए। अनंत की बात सुनकर धनंजय कहता है, आने दो उसे भी। लगता है कल उसके पिता को जो धमकी दी थी वह उसकी दिमाग से निकल गया है। अब उसकी बेटी यहाँ आएगी जरूर, लेकिन यहाँ से जाएगी नहीं। इतना कहने के बाद वह अपने पोते अभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, तुम जानते हो ना आगे क्या करना है। जिसके बाद अभी कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं उस लड़की को मैं यही रखूंगा जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती है। तभी अभी की माँ अपने साइड में बैठी अनीता को देखने लगती है और धीमी आवाज में कहती है, यह जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। जिसके जवाब में अनीता कहती है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। अभी के पिता और चाचा ने भी तो हमारे साथ यही किया था। वह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन सब को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और सभी उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। तब उन सभी को दक्ष और संध्या आते हुए दिखाई देते हैं। वह सभी संध्या को तो पहचान जाते हैं, लेकिन दक्ष को नहीं पहचानते हैं क्योंकि वह सब उससे पहली बार मिल रहे थे। वह दोनों उन सभी के पास जाते हैं और फिर संध्या दक्ष को देखने लग जाती है और दक्ष हाँ में अपना गर्दन हिलाता है। जिसके बाद संध्या अपनी उंगली से रिंग निकालती है और धनंजय के सामने रखते हुए कहती है, मैं यह शादी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यह एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और इन सब की वजह आप सभी जानते हैं, इसलिए मुझे यह बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहने के बाद संध्या दक्ष के पास आती है और चलने का इशारा करती है, लेकिन तभी आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और उन दोनों से कहता है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। इसके बाद अभी कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगी, रिश्ता तोड़ोगी और चली जाओगी? मैं तुम्हें यहाँ से अब जाने नहीं दूंगा। अब तुम शादी तक यही रहोगी और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। इसलिए चुपचाप मेरे कमरे जाओ और वहीं पड़ी रहो जब तक शादी नहीं हो जाती। संध्या उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि अभी उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से संध्या गुस्से से कहती है, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो तुम्हारे कमरे की सजावट के लिए हो और ना ही तुम्हारी। इतना कहकर संध्या रुक जाती है और वहां से दक्ष के साथ जाने लगती है। तभी उनके सामने वही 3 लड़के आ जाते हैं जिन लोगों ने रेस्टोरेंट में दक्ष को परेशान कर रहे थे। तभी वही पहला लड़का दक्ष के सामने आकर कहता है, उस वक्त तो तू बच गया था, लेकिन अब कैसे बचेगा? उस पहले लड़के की बात सुनकर दक्ष हंसने लगता है और कहता है, मेरी माँ ने मुझे संध्या को सही सलामत घर लेकर आने को कहा है, इसलिए अगर मैं तुम तीनों के कुछ हड्डियां तोड़ दूं तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? यह सुनकर वह तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी दक्ष तेजी से उनके नाक पर मुक्का मारता है और उन तीनों हंसी रुक जाती है और तीनों अपने नाक को पकड़कर दर्द में कराहने लगते हैं, क्योंकि दक्ष ने उनके नाक में इतनी जोर से मारा था कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। लेकिन फिर दक्ष उन तीनों के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपनी एक हाथ की 2 उंगलियों से वार करते हैं, जिससे वह तीनों वहीं नीचे गिरकर तड़पने लग जाते हैं। जिन्हें देखते हुए दक्ष कहता है, अगली बार से किसी को बेवजह परेशान मत करना, क्यों नहीं सामने वाला कितना ताकतवर होता है हम नहीं जानते हैं। दक्ष उन तीनों को बोल ही रहा था, तभी दरवाजे से चंद्रेश ताली बजाते आता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी आती है। चंद्रेश आगे बढ़ते हुए दक्ष से कहता है, क्या बात है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले बच्चे। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त आने पर ही मैं हाथ उठाता हूँ। इसके बाद चंद्रेश कहता है, यह मेरे रिश्तेदार है, इसलिए मैं तुम्हें इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जिसके जवाब में दक्ष सीधा जवाब देता है, अगर आप मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं आपसे भी लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं संध्या की शादी अभी से नहीं करने दूंगा, क्योंकि जबरदस्ती शादी करना गलत है। तभी चंद्रिका गुस्से से शर्मा के परिवार के सभी लोगों को देखने लगती है और उन सभी से कहती है, क्या यह लड़का सच कह रहा है?
जिसके जवाब में अभि कहता है, आंटी यह लड़का संध्या को सिर्फ बहका रहा है। हमारी सगाई हम दोनों की मर्जी से हुई थी, लेकिन आज यह लड़की इस लड़के के साथ आकर सगाई तोड़ रही है। लेकिन तभी संध्या उसकी बात को काटते हुए कहती है, यह झूठ बोल रहा है, इसने मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझसे सगाई की, लेकिन जब मैंने इसकी सच्चाई जान ली इसलिए मैं खुद यहाँ अपनी सगाई तोड़ने आई हूँ और यह लड़का मेरा दोस्त है और कोई इसे बुरा भला नहीं कह सकता है। यह सिर्फ यहाँ मेरे साथ मेरी मदद करने आया है। इसके बाद चंद्रेश उन सभी को चुप कराते हुए कहता है, बच्चे तुम यहाँ संध्या की मदद करने आए हो ना कि यहाँ लोगों को मारने के लिए। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, आपको शायद पता नहीं है, इन लोगों मेरी दोस्त को यहाँ जबरदस्ती रोकना चाहते हैं। और मेरी दोस्त यह लड़का क्या नाम है इसका, हाँ अभी कह रहा है कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है वह उसके कमरे में रहेगी। क्या यह सही है? दक्ष की बात सुनकर चंद्रेश कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर आगे संध्या से कहता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है, लेकिन मुझे मेरे पिता जी ने कहा है कि मैं यह शादी अच्छे से करा के घर लौटूं और मैं अपने पिताजी की बात नहीं टाल सकता हूं, इसलिए मैं इनकी शादी तक यहाँ रहूंगा और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें शादी के बाद या शादी के पहले कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगी। लेकिन तभी संध्या चंद्रेश की बात का जवाब देते हुए कहती है, लेकिन अब मैं यह शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस घर की बहू बनना नहीं, क्योंकि यह परिवार बुरे काम करती है। तभी चंद्रिका भी संध्या की बात में हामी करते हुए कहती है, अगर यह लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो इसकी शादी मत कराओ, अभी के लिए कोई और लड़की खोज लेना। लेकिन तभी चंद्रेश कहता है, मगर चंद्रिका पिताजी ने अभी कुछ देर पहले कॉल करके कहा है कि हम इनकी शादी करा के ही घर आएंगे और तुम कह रही हो कि हम यह शादी ना कराए। इसके बाद चंद्रिका कहती है, अगर हम इनके सामने कुछ शर्तें रख देते हैं और अगर यह लोग उसे पूरा कर देते हैं तो हम यह शादी नहीं कराएंगे। अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो यह शादी होगी। लेकिन चंद्रेश को चंद्रिका की बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वह चंद्रिका से कहता है कि वह खुद इस मामले को संभाले। इसके बाद चंद्रिका शर्मा परिवार के सभी लोगों को देखती है और उनसे कहती है कि क्या वह इस मामले को संभाले। शर्मा परिवार अच्छे से जानता है कि सिन्हा परिवार कितना खतरनाक है और जो कोई भी इनसे पंगा लेता है वह कभी चैन से जी नहीं पाता है। शर्मा परिवार खुद सिन्हा परिवार का रिश्तेदार होने की वजह से उनका नाम हुआ है, इसलिए वह सभी सिन्हा परिवार से थोड़ा डरते भी थे। इसलिए शर्मा परिवार का हेड धनंजय हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ बेटी तुम इसे अपने तरीके से संभालो, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। इसके बाद चंद्रिका दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, मैं संध्या का नाम तो जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ, क्या तुम अपना नाम बताओगे मुझे? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, मेरा नाम जरूरी नहीं है, आप शर्त बताइए, अगर मुझे पसंद आया तो ठीक है, वरना हम तो यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे और हमें कोई भी नहीं रोकेगा। दक्ष की आवाज में एक यकीन था जिसे सुनकर चंद्रिका कहती है, ठीक है, फिर पहली शर्त, अगर तुम शर्मा परिवार को 10 करोड़ रुपए देते हो तो हम यह शादी तोड़ देंगे। दूसरी शर्त यह है कि इस घर के बाहर जितने भी गार्ड है तुम्हें उन सभी से लड़ना होगा और इसका नतीजा यह होगा कि इसमें तुम जिंदा रहोगे या फिर वह गार्ड। अगर तुम जिंदा बच जाते हो तो यह शादी रुक सकती है। अब तुम बताओ इनमें से तुम्हें कौन सी शर्त पसंद है? दक्ष एक गहरी सांस लेता है और चंद्रिका कहता है, पहली शर्त 10 करोड़ की है, जो बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन इतने सारे रुपए मेरे पास नहीं है, वरना मैं अभी दे देता। अब बात रही आपकी दूसरी शर्त, जिसमें मुझे बाहर खड़े गार्ड से लड़ना होगा, जिनमें उन गार्ड्स की जान भी जा सकती है और मुझे बेवजह किसी की जान लेना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपकी दोनों शर्तों को नहीं मान सकता हूँ और अब मैं यहाँ से संध्या को लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद दक्ष संध्या का हाथ
पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी चंद्रिका दक्ष के सामने अचानक आ जाती है और दक्ष का रास्ता रोक लेती है और दक्ष से कहती है, तुम्हें इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी, इसके बाद ही तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर दक्ष फिर धनंजय शर्मा के सामने के टेबल पर देखता है, जहाँ पर कुछ फ्रूट्स के साथ एक चाकू रखा हुआ है। इसके बाद दक्ष संध्या का हाथ छोड़ता है और चंद्रिका से कहता है, बाहर जितने भी लोग हैं वह सब हथियारों के साथ है और मैं निहत था। जिसके बाद चंद्रिका पास ही के एक नौकर को बुलाती है और उससे कहती है, बाहर जितने भी गार्ड हैं उनके सभी हथियार ले लो और उनसे कहना कि वह सब लड़ाई के लिए तैयार रहे। इसके बाद वह नौकर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में वह नौकर सभी हथियार लेकर आ जाता है। इसके बाद दक्ष संध्या से कहता है, मैं 10 मिनट में आया। इसके बाद दक्ष चंद्रिका को देखते हुए कहता है, आप सभी बैठे, मैं 10 मिनट में आया। जिसके जवाब में चंद्रिका कहती है, सिर्फ 10 मिनट? हाँ, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि बाहर जितने भी हैं सबके सब कमजोर हैं। अगर उनके पास हथियार होते तो उनसे लड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती, लेकिन अब नहीं। इतना कहने के बाद दक्ष दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। जिसके 5 मिनट बाद उन सभी को घर के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और फिर 10 मिनट होते ही दक्ष घर के अंदर आ जाता है और चंद्रिका को देखते हुए कहता है, मैंने शर्त पूरा किया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। इसके दक्ष संध्या का हाथ पकड़ता है और वहां जाने लगता है, लेकिन आगे जाते जाते दक्ष रुक जाता है और चंद्रेश सिन्हा को देखने लगता है और उससे कहता है, मिस्टर चंद्रेश सिन्हा, मेरे जाने के बाद आप मेरा पीछा मत करना, ना ही मुझसे किसी भी तरह का दुश्मनी रखना, क्योंकि मैंने वही किया जो आपकी पत्नी ने मेरे सामने शर्त रखी थी। दक्ष आगे और भी कुछ कहने ही वाला था कि तभी अभी दौड़ते हुए दक्ष की तरफ जाने लगता है और उसके हाथ में एक चाकू भी, जिसे देखकर दक्ष सिर्फ एक स्माइल कर देता है। अभी को दक्ष के ऊपर हमला करते हुए देखकर चंद्रेश और चंद्रिका कुछ नहीं करते हैं। वह दोनों देखना चाहते थे कि दक्ष उसके साथ क्या करता है। तभी दक्ष अपना एक हाथ आगे करता है और अभी के चाकू वाले हाथ की कलाई पकड़ लेता है, जिससे अभी वही रुक जाता है। इसके बाद दक्ष उसके हाथ के चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वह अभी के हाथ को उसके पीठ के पीछे मोड़कर पकड़ लेता है और अपने हाथ में पकड़े चाकू को अभी के गर्दन में पर रख देता है और फिर धनंजय से कहता है, क्या मैं उसे जान से मार दूं? इतना कहने के बाद दक्ष एक छोटा सा कट उसके गले में लगा देता है, जिससे खून की कुछ बूंदें नीचे गिर जाती है। यह देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। चंद्रिका और चंद्रेश भी हैरान हो जाते हैं। उन्होंने दक्ष से यह सब उम्मीद नहीं की थी। जिसके बाद चंद्रेश कहता ही, रुक जाओ, उसे मारना मत, वरना हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। इसके बाद दक्ष हंसने लगता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? जल्दी बताओ, मैं वह शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अभी का होता दक्ष से जल्दी जल्दी कहता है। दक्ष उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे अभी इसी वक्त 10 करोड़ रुपए चाहिए, वरना आगे क्या होगा चाहिए मैं भी नहीं जानता हूँ। दक्ष की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और लेकिन चंद्रिका और चंद्रेश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और चंद्रिका अपने पति से कहती है, लगता है हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो यह लड़का अभी को मार डालेगा। जिसके जवाब में चंद्रेश हाँ में अपना सर हिला देता है। जिसके बाद चंद्रिका अपना एक बाल तोड़ती है और उसे दक्ष के सर को निशाना बनाते हुए तेजी फेंक देती है। लेकिन दक्ष ने महसूस कर लिया था कि किसी ने उसके सर पर हमला किया है, इसलिए अभी के साथ थोड़ा आगे हो जाता है, जिस वजह से वह हमला नाकाम हो जाता है। दक्ष इस तरह उस हमले को दोष किया था जैसे वह गलती हुआ हो, इसलिए चंद्रिका समझती है कि उसका हमला उन दोनों के आगे जाने की वजह से नाकाम हो गया है। इसलिए वह चुपके से फिर एक बाल तोड़ती है और दक्ष के ऊपर चुपके से हमला कर देती है। लेकिन दक्ष इस बार थोड़ा पीछे हो जाता है
अभी के साथ, जिस वजह से वह हमला फिर से नाकाम हो जाता है। इसके बाद दक्ष अपने हाथ में पकड़े चाकू से अभी की कलाई की एक नस को काट देता है, जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिसे देखकर दक्ष फिर से कहता है, मैंने जो मांगा है मुझे वह 30 मिनट के अंदर मिल जाना चाहिए, वरना मैं हर 10 मिनट में तुम्हारे इस नालायक बेटे की एक एक करके नस काटते जाऊंगा और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। इसके बाद दक्ष आगे कहता है, 1 मिनट बीत चुका है, अपने काम में लग जाओ। लेकिन अभी का पिता तो खामोश खड़ा था और दक्ष को मुस्कुराते हुए देख रहा था और दक्ष से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे साथ इस वक्त सिन्हा परिवार के बेटे और बहू चंद्रेश सिन्हा और चंद्रिका सिन्हा मौजूद है, जिनके होते हुए तुम मेरे बेटे को नहीं मार सकते हो। और बात रही जो तुमने मेरे बेटे की हाथ की नस काटी है, वह तुरंत ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ खा चीजें हैं जिनसे हम अपना इलाज कर सकते हैं। जिसके बाद दक्ष कुछ सोचता है और दक्ष अभी को छोड़ देता है, जिसे देखकर अभी का पिता कहता है, लगता है सिन्हा खानदान का नाम सुनकर तुम्हारी पेंट गीली हो गई। इसके बाद सभी हंसने लगते हैं। यह देखकर संध्या डरने लगती है और दक्ष का हाथ कस के पकड़ लेती है और दक्ष से कहती है, तुम्हारी जान खतरे में, वह भी मेरी वजह से। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी वजह से किसी की भी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, तुम मेरी दोस्त हो और अगर दोस्त खतरे में हो तब उसकी मदद करना मेरा फर्ज बन जाता है, और तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से सही सलामत जाएंगे और इनमें से कोई भी हमें नहीं रोकेगा, और इनमें से कोई भी तुम्हें शादी के लिए जबरदस्ती भी नहीं करेगा। इतना कहने के बाद दक्ष संध्या के साथ एक सोफे पे जाकर संध्या को उस पर बिठाते हुए कहता है, अब देखो मैं क्या करता है। इतना कहने के बाद दक्ष भी उसके साथ वही बैठ जाता है और सभी को बैठने के लिए कहता है। दक्ष को इस तरह निडर और बेपरवाह देखकर सभी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह अब क्या करने वाला है। जिसके बॉस सभी बैठ जाते हैं, लेकिन अभी की माँ और चाची वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रेश दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हो। जिसके बाद दक्ष कहता है, कुछ नहीं, वह मैं सोच रहा था कि इंद्रजीत सिन्हा, अगर आप दोनों के बारे में जानेंगे कि आप दोनों ने एक लड़की की जबरदस्ती शादी करने में मदद की है, तो वह शायद आप दोनों को कोई बहुत बड़ी सजा देंगे, क्योंकि मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ उस हिसाब से वह एक नेकदिल इंसान है जो कभी भी बुरे काम करने वालों से कोई भी रिश्तेदारी या संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके वंशज उनके जैसे नहीं हैं। चंद्रेश ने जब इंद्रजीत सिन्हा का नाम सुना तो वह दक्ष को देखते हुए गुस्से कहता है, तुम मुझे मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से डराना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जवाब में दक्ष हंसते हुए कहता है, स्वर्गीय दादाजी, जब आपके दादाजी जिंदा है तो आप उन्हें स्वर्गीय क्यों कह रहे हैं। जिसके जवाब में चंद्रेश कहता है, मेरे दादाजी सालों पहले ही मर चुके हैं और यह बात मुझे मेरे पिता ने बताई थी, इसलिए मैं उनके नाम में स्वर्गीय जोड़ता हूं, मगर तुम उन्हें जिंदा बता रहे हो। दक्ष फिर चंद्रेश से कहता है, इसका जवाब आपको आपके पिता से ही मिलेगा। जब आप अपने पिता से अगली बार मिलो तो उनसे पूछना कि क्या सच में आपके दादाजी मर चुके या फिर अभी भी जिंदा है। इसके बाद दक्ष अपना मोबाइल निकलता है और अपने माँ को कॉल करता है और कहता है, माँ, मुझे और संध्या को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसलिए आप चिंता मत करना। जिसके जवाब में दक्ष की माँ कहती है, ठीक है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। इसके बाद दक्ष संध्या का मोबाइल लेता है और उससे किसी को कॉल करने लगता है और संध्या के कान में धीरे से कहता है, यह मेरे दादाजी, तुम उनसे बात करो और कहना कि तुम यहाँ फंस गई, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बस तुम्हें यह कहना कि दादाजी सिन्हा परिवार के बहू बेटे मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। इसके बाद संध्या ऐसा ही करती है और सभी के सामने कॉल में यही कहती है।
इसके बाद राजीव सिन्हा संध्या को देखते हुए कहता है, किससे बात हुई तुम्हारे दादाजी से, लेकिन तुम्हारे दादा ही भी इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। जिसका जवाब में संध्या कहती है, यह तो वक्त ही बताएगा कि इसके दादाजी कितने पावरफुल है, बस 20 मिनट रुक जाइए। जिसके बाद 20 मिनट तक वहां पर खामोशी छा जाती है। 20 मिनट के बाद चंद्रेश संध्या से कहता है, 20 मिनट गुजर गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी उस घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज अंदर सुनाई देती है। फिर घर के अंदर एक इंसान आता है। यह कोई और नहीं बल्कि राजीव सिन्हा होता है, जिसे देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। लेकिन दक्ष बैठा रहता है और संध्या को भी बैठे रहने को कहता है और संध्या वैसा ही करती है। राजीव सिन्हा अंदर आते ही धनंजय शर्मा को देखते हुए कहता है, अगर यह लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो शादी मत करो, उससे अपने बेटे साथ और करनी भी है तो उसमें हमें मत घसीटो। और तुम्हें पता भी है यह लड़की किसकी पोती है, अगर उसे गुस्सा आ गया ना वह कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे पूरे खानदान को एक ही दिन में जड़ से खत्म कर देगा। अभी देखता है कि राजीव सिन्हा उसके दादाजी को गुस्से से फटकार लगा रहा है। यह देखकर अभी राजीव सिन्हा के सामने चले जाता ही और राजीव सिन्हा से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी से इस तरह बात करने की। लेकिन तभी राजीव सिन्हा उसे एक थप्पड़ मारता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद राजीव सिन्हा अभी को देखते हुए कहता है, तुम इसी थप्पड़ के लायक हो, अगर यह थप्पड़ तुम्हें पहले पड़ गया होता तो आज यह नौबत नहीं आई होती। इसके बाद राजीव सिन्हा धनंजय की ओर देखते हुए अपनी बात को जारी रखता है, तुम मेरी पत्नी के भाई हो इसलिए तुम्हें यहाँ समझाने आया हूँ। अब तक तुमने मेरे नाम का गलत फायदा उठाया और हल्द्वानी में राज करते आए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन चाहती है कि तुम सुधर जाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद राजीव सिन्हा अपने बेटे और बहू की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है और अपने गुस्से को शांत करता है। उन दोनों से कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। इसके बाद राजीव सिन्हा चंद्रिका से कहती है, वह लड़की कहाँ है। चंद्रिका समझ जाती है कि वह किसी पूछ रहे हैं। जिसके बाद चंद्रिका संध्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह है वो। इसके राजीव सिन्हा संध्या के सामने चली जाती है जो अभी भी बैठी हुई है। उसके सामने जाकर राजीव सिन्हा कहता है, बेटी तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हें कोई भी शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। इसके बाद संध्या अपनी जगह से उठ जाती है और दक्ष के तरफ इशारा करने लगती है कि वह क्या बोले। इसके बाद दक्ष अपनी जगह से उठ जाता है और राजीव सिन्हा से कहता है, हम यहाँ प्यार से बात करने के लिए आए थे, लेकिन इन सब को शायद प्यार की भाषा पसंद नहीं है और इन सब ने हमें धमकाया डराया, जिसका हमें मुआवजा चाहिए। जिसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद राजीव सिन्हा कहता है, क्या चाहिए इसके बदले तुम्हें, मैंने इनसे जो मांगा था मुझे वही चाहिए। दक्ष कहता है। जिसके बाद धनंजय बिना कुछ सोचे अपने छोटे बेटे को कुछ इशारा करता है। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है और कमरे के अंदर से 2 बैग ले आता है और दक्ष के सामने रख देता है और कहता है, इसमें 10 करोड़ रुपए है। राजीव 10 करोड़ रुपए सुनकर कहता है, 10 करोड़ रुपए मंगाए थे तुमने इनसे, वाह क्या बात है। इसके बाद दक्ष एक बैग संध्या को देते हुए कहता है, इसे तुम रखो, यह तुम्हारा है और यह एक मेरा है, अब चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके जवाब में संध्या कहती है, लेकिन इतने सारे रुपए ले जाकर मैं पापा को क्या कहूंगी, जब वह इन सब के बारे में पूछेंगे तो उन्हें बोल देना कि शर्मा परिवार ने यह रुपए तुम्हें मुआवजे के रूप में दिए हैं। दक्ष संध्या से कहता है। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी चंद्रेश दक्ष को रोकते हुए कहता है, लड़के 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हारे सामने अपने पिता से कुछ पूछना है। यह सुनकर दक्ष रुक जाता है और चंद्रेश को देखने लगता है। इसके बाद
चंद्रेश अपने पिता को देखते हुए कहता है, पिताजी क्या मेरे दादाजी अभी भी जिंदा है? चंद्रेश की बात सुनकर राजीव सिन्हा चौंक जाते हैं और मन में ही कहता है, इसको यह बात किसने बताई है? राजीव सिन्हा के बदलते हाव भाव को चंद्रेश देख लेता है और दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद दक्ष और संध्या वहां से निकल जाते हैं। संध्या और दक्ष के जाने के बाद राजीव सिन्हा अपने बेटे को देखने लगता है और कहता है, तुम्हें यह किसने कहा कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है? जिसके बाद चंद्रेश कहता है, अभी अभी जो लड़का गया है उसी ने मुझे बताया है कि मेरे दादाजी अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद चंद्रेश उसे वह सारी बात बता देता है जो कुछ भी यहाँ हुआ है। चंद्रेश की बात सुनकर राजीव कहता है, हाँ तुम्हारे दादाजी अभी भी जिंदा है, लेकिन उन्होंने ही मुझे यह खबर फैलाने को कहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब लगता है यह राज अब राज नहीं रहा। तुम चाहो तो उनसे 1 साल बाद मिल सकते हो, वह 1 साल वापस घर आ रहे हैं। इसके बाद तुम खुद उनसे पूछ लेना कि इसके पीछे उनका क्या मकसद था, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि उन्होंने मुझसे यह सब क्यों करवाया था। वही दूसरी दक्ष और संध्या शाम के 5 बजे से पहले ही घर पहुंच गए थे और संध्या ने अपने पिता को बता दिया कि उसने सगाई तोड़ दी है और वह अब कभी भी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। और साथ में वह यह भी बताती है कि यह सब दक्ष की वजह से हुआ है। अगर वह मेरे साथ नहीं जाता तो आज यह सब नहीं होता। लेकिन संध्या वहां हुए मारपीट को अपने पिता को नहीं बताया था, क्योंकि दक्ष ने उसने यह बताने से मना कर दिया था। संध्या की बात सुनने के बाद सुधीर ने दक्ष के पूरे परिवार को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लिया, लेकिन सुहास और रामू नहीं आते हैं। इसके बाद सुधीर खाना खाते हुए सभी को बताया किस तरह दक्ष ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। इसके बाद दक्ष का चाचा शिखर दक्ष के कंधे थपथपाते हुए उससे कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने जो संध्या की शादी के लिए डांस प्रैक्टिस किया था उसका क्या करूं? अब मैं वह डांस कब करूंगा? तभी देवकी शिखर को कोहनी मारते हुए कहती है, हमारी संध्या को दक्ष ने बचाया है और आपको है कि डांस पड़ी है, अपना डांस किसी और की शादी में कर लीजिएगा। इतना कहने के बाद सभी हंसने लगते हैं, लेकिन संध्या का ध्यान तो इन सब की बातों पर था ही नहीं। वह तो दक्ष को खाना खाते हुए देखे जा रही थी, जिसे युग ने नोटिस कर लिया और युग अपनी पत्नी को देखते हुए संध्या की तरफ इशारा कर देता है, जिसे यशोदा भी देख लेती है और मन ही मन कहती है, क्या संध्या हमारे बेटे को पसंद करती है? अगर करती है तो मैं अभी ही इनकी शादी की बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई सुधीर भाई साहब के पास संध्या के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर ना जाए। नहीं नहीं, मैं अभी ही बोल देती हूँ सुधीर भाई साहब को कि मैं संध्या को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यशोदा कुछ भी कह पाती है, उससे संध्या की माँ बोल पड़ती है, अब मैं संध्या की तभी करूंगी जब उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता है, जैसे अपना दक्ष है। अपनी माँ की बात सुनकर संध्या दक्ष को देखना बंद कर देती है और उसके प्लेट में और खाना रखने लगती है और कहती है, और लोग कितना कम खाना खाते हो, लगता यशोदा माँ, मेरा मतलब यशोदा आंटी कम खाना खिलाती है। संध्या को देखते हुए फिर यशोदा कहती है, वैसे सुधीर भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम दक्ष और संध्या की शादी करा दे? क्या आप तो हमें अच्छे से जानते ही हो। यशोदा की बात सुनकर संध्या की सांसें तेज हो जाती है और वह अपने पापा को देखने लग जाती है और दक्ष भी अपनी माँ को ही देखने लगता है। उन दोनों इस तरह देखते हुए यशोदा दक्ष से कहती है, मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? अब तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है और संध्या को भी शादी तो करनी ही होगी, तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की ही शादी एक दूसरे से हो जाए। इसके बाद संध्या की माँ कहती है, हाँ वैसे यह विचार बुरा नहीं है, अगर दोनों राजी है तो हम इनकी जल्द ही शादी करा देते हैं। तभी संध्या उनके बीच में बोल पड़ती है, अरे आप सब रुकिए, यह सब क्या बोल रहे हैं?
आप सब इसमें हमारी भी तो मंजूरी होनी चाहिए, और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और वो भी अभी अभी बने हैं, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। और दक्ष के चेहरे को देखो, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वह शादी नहीं करना चाहता है, और भी अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट करूंगी, इसके बाद ही शादी के बारे सोचूंगी। इसके बाद दक्ष कहता है, आप सुधीर अंकल, मेरी अभी अभी ही पढ़ाई कंप्लीट हुई है, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है जिसे पूरा करना है, और एक जॉब भी खोजनी है। इन सब के बाद ही मैं शादी के बारे सोचूंगा। संध्या और दक्ष की बात सुनकर सभी इनके डिसीजन को समझ जाते हैं, और शादी की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, और जब वो दोनों जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दक्ष घर जाने के सुहास के कमरे में चला जाता है। उस वक्त सुहास एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और उसके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर एक बड़े से कागज पर पेंसिल से एक नक्शा बना हुआ है। उसे सुहास गौर से देख रहा है। उसे देखकर दक्ष कहता है, यह कहाँ का नक्शा है दादाजी, जिसे आप इतने गौर से देख रहे हैं? दक्ष की आवाज सुनकर सुहास का ध्यान टूटता है, और वह दक्ष को देखे बिना कहता है, इसी नक्शे की वजह से तो इंडिया से दूर था तुम्हारे साथ, लेकिन अब इस नक्शे को देखकर लग रहा है मेरे दोस्तों ने इसे पूरी तरह बना लिया है, जिसे मैंने जला दिया था। लेकिन यह नक्शा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यह वही नक्शा जिसके बारे में आपने मुझे कहा था कि यह नक्शा एक सी शक्ति के दरवाजे तक लेकर जाती है, जहां पर असीम शक्तियां मौजूद हैं? साथ ही अगर कोई वहां जाकर इस नक्शे के अंदर छुपे अमर बूटी को खोज लेता है, तो वह अमर भी हो सकता है, जिसे वह खुद मार सकता है। और कोई नहीं, सही कहा ना मैंने दादाजी? दक्ष उस नक्शे को देखते हुए सुहास से कहता है। दक्ष की बात सुनकर सुहास कहता है, हाँ बेटे, तुमने सही कहा, यह वही नक्शा। दरअसल यह नक्शा एक है, लेकिन यह एक नहीं दो है। इस नक्शे के अंदर एक और नक्शा है जो अमर बूटी की तरफ लेकर जाता है, और लगता है उन लोगों ने इस बात का पता लगा लिया है, और वह लोग कुछ उस अमर बूट की खोज में निकलने वाले हैं। इसके बाद दक्ष कहता है, क्या यह नक्शा आपको उन्हीं लोगों ने दिया है? नहीं, मैं तो इन सब से दूर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नक्शा मुझे शिवा के कमरे से मिला था। जब मैं उसके कमरे में पढ़ने के लिए कुछ किताबों के लिए गया था, तभी मुझे उस कमरे के टेबल पर यह नक्शा मिला, लेकिन इन सब से वह खतरे में पड़ने वाला है। सुहास गंभीर आवाज में दक्ष से कहता है। इसके बाद सुहास दक्ष को कहता है कि शिवा को अभी वीडियो कॉल करो। इसके बाद दक्ष शिवा को वीडियो कॉल करता है। शिवा वीडियो कॉल उठाता है और कहता है, अरे भाई, इतनी रात को आपने वीडियो कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वह मैंने दादाजी के कहने पर कॉल किया है, इसलिए उनसे बात कर लो, दक्ष शिवा से कहता है, और सुहास को मोबाइल पकड़ा देता है। इसके बाद सुहास उस नक्शे को दिखाते हुए शिवा से कहता है, यह नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला है? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, यह नक्शा मैंने बनाया है। एक बार मैंने इस नक्शे को सुधीर अंकल ने मुझे दिखाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उस नक्शे को लेने के लिए वहां कोई आ गया और नक्शा लेकर चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में उस नक्शे की धुंधली तस्वीरें रह गई, इसलिए मैं टाइम पास के लिए उस नक्शे को बनाने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।